थे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1975 में एक सिलेक्टेड टैलेंटेड प्लेयरों का ग्रुप जापान में कोचिंग के लिए गया था। वहाँ पर जापान टीम के जो कोच थे ओगिमुरा, वो पहले प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं और आईटीटीएफ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने संजीव कपूर के खेल को देखते हुए उस रबर को उनको खेलने की सलाह दी थी और संजीव कपूर को उस रबर से उस कैंप के दौरान बहुत सारे टिप्स दिए, जिसकी वजह से वो उस रबर से हिंदुस्तान में आकर खेले काफी, और उन्होंने टॉप प्लेयर्स को काफी हराया। शायद कमलेश भाई साहब भी जानते होंगे क्योंकि वो उन्हीं के टाइम के प्लेयर थे। उस पीरियड में ये रबर और ज्यादा इफेक्टिव थी क्योंकि उस टाइम आईटीटीएफ का रूल था कि आप दोनों तरफ सेम रबर कलर की रबर को यूज कर सकते थे। बैट को शो करने का भी रूल नहीं था, जिसकी वजह से जब प्लेयर सर्विस करता था और रबर का कॉम्बिनेशन को यूज करता था तो अपोनेंट को बहुत कम समय मिलता था कि वो बॉल को अंडरस्टैंड कर सके और उसकी ट्रेजेक्टरी को समझ सके। तो उसको बहुत कठिनाइयां होती थी उस रबर के अगेंस्ट खेलने में। आज जैसे कि आज आप देखते हो कि आज रबर डिफरेंट कलर का रबर को यूज करते हैं हम, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब सेम रबर का से बॉल आती है तो उसमें और ज्यादा उस चीज को समझने में और उसके आंसर करने में प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको आज लॉन्ग पिंपल रबर के को दिखाता हूं कि लॉन्ग पिंपल और शॉर्ट पिंपल जो रबर है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। विश्वजीत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार स्लाइड में रबर्स को दिखाएं। जैसा कि आप लोग ये सब लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये एक लॉन्ग पिंपल रबर है। इसमें जो पिंपल होते हैं वो लंबे होते हैं, थिन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। विश्व जी स्लाइड को चेंज कर दीजिए, शॉर्ट पिंपल रबर दिखा दीजिए। अब ये आपके सामने शॉर्ट पिंपल रबर है जिसमें जो पिंपल हैं वो छोटे हैं, ब्रॉड हैं और हार्ड हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोनों रबर के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आज हम लॉन्ग पिंपल रबर के बारे में बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे तेज हवा प्रेशर की वजह से घास को बेंड कर देती है, ठीक उसी तरह से यह रबर भी बॉल के कांटेक्ट की वजह से बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से बॉल वोवल और उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है और वो हिलती डुलती आती है टेबल के ऊपर। लॉन्ग पिंपल रबर जनरली जो भी सामने वाला खेलता है उसकी स्पिन को रिवर्स साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, रिवर्स स्पिन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप डीप चॉप करेंगे तो जब उस डीप चॉप का रिटर्न लॉन्ग पिंपल रबर से आएगा तो वो टॉस स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आप टॉस स्पिन हिट करेंगे तो सामने वाला जब उस बॉल को ब्लॉक करेगा तो वो बैक स्पिन में कन्वर्ट हो जाती है। और लेफ्ट साइड स्पिन रबर बॉल जब आपकी डालेंगे सर्विस तो वो राइट साइड स्पिन में कन्वर्ट होकर वापस आती है, और अगर राइट साइड स्पिन की बॉल सर्विस करेंगे तो वो लेफ्ट साइड स्पिन में कन्वर्ट होकर आपको वापस मिलती है। तो इस रबर के द्वारा आप बहुत सारे सडन चेंजेस कर सकते हैं, उसके बॉल की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, सामने वाले की बॉल की स्पिन स्पीड को बहुत सडन चेंजेस के द्वारा सामने वाले को डिफिकल्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस रबर के जो मेजर स्ट्रोक्स हैं वो पुश, ब्लॉक और फ्लिक हैं। ये रबर वही प्लेयर्स अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं जो जिनका माइंड शार्प और हार्ट स्ट्रांग हो, जिसके द्वारा वो उसकी स्पीड को बैकहैंड से कन्वर्ट करके चेंज ट्रेजेक्टरी में फेंक सकते हैं, और जब हम प्लेन रबर से उस बॉल को खेलेंगे तो उसके ऊपर हम काउंटर अटैक कर सकते हैं। ये इस रबर के एडवांटेजेस हैं, बट मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि इसका ये डिसएडवांटेज भी है कि आप इससे खाली रबर से खेलते हुए चैंपियन नहीं बन सकते, क्योंकि इसके वेरिएशन लिमिट है। आप इससे बॉल की सिर्फ
ट्रेजेक्ट्री, स्पीड और स्पिन को स्लो डाउन कर सकते हैं, बट इससे आप बहुत फास्ट नहीं खेल सकते। तो उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करके प्लेन रबर के ऊपर भी और इस रबर के ऊपर भी मास्टरी करनी होगी। उसके द्वारा आप इस वेपन को डबल एडवांटेज ले सकते हैं। करंट टाइम में आपको मैं बताना चाहूंगा कि करंट टाइम में बहुत सारे इंटरनेशनल डिफेंसिव प्लेयर बैकहैंड पर इस रबर को यूज कर रहे हैं, जैसा कि आपने यूटीटी में भी देखा होगा, और अगर ओलंपिक रियो देखा है तो उसमें किम सोंग आई जो नॉर्थ कोरिया की प्लेयर है, उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। हैन यंग जो जर्मनी के प्लेयर है, उनको टीम चैंपियनशिप में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था, और आपने उनको यूटीटी में भी खेलते देखे होगा। ग्रीस के एक प्लेयर हुए हैं जियोनिस, वो भी इसी रबर से खेलते हैं। जोसिक हुक कोरिया के प्लेयर हैं डिफेंसिव, वो भी इस रबर से बैकहैंड पर लगाकर खेलते हैं। ये रबर इंटरनेशनल ही नहीं पॉपुलर है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे प्लेयर इसके द्वारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं। उसमें मैं कुछ आप लोगों की रोशनी के लिए नाम बताना चाहूंगा, जैसे कि नेहा अग्रवाल, मनिका बत्रा, शिरजा, निखत, सागरिका, रितिशंकर, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको फनी रबर और मैजिक रबर के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि उससे बॉल हिलता डुलता और डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में आता है, तो इसलिए वो लोग इसे प्रोनाउंसिएशन के रूप में इस नाम से भी बुलाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार मैंने जो ये रबर अपने कैरियर में आज से 20 साल पहले अपने एक प्लेयर प्रतिमा स्याल को लगाई थी, पर उसको लगाने में भी मुझे बहुत समय लगा था, उसको कन्विंस करने में 2-3 महीने लगे थे, क्योंकि कोई भी हमारे पास प्रीवियस उसका रिकॉर्ड नहीं था जिसके रिजल्ट्स और या खेलने को दिखाकर हम प्लेयर को मोटिवेट कर सके। तो जब उसको हिट एंड ट्रायल के रूप में हमने लगाया, तो उससे जब उसने उससे खेलना शुरू किया और 1-2 टूर्नामेंट में उसको उसकी विक्ट्री मिली, तब उसको बहुत मोटिवेशन और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला। तब उसने उसको बहुत अच्छे मन से कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से उसने जूनियर लेवल पे बहुत सारे मेडल जीते, और उससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला कि मैं एक राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो जिससे कि मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके का नहीं था कि जिसे हम देख के रबर्स के वेरिएशन को, उससे खेलने के तरीके को अडेप्ट कर सकें और उसको आगे सिखा सकें। उसी दौरान मेरे 2 न्यू प्लेयर हुए हैं, शिखा शर्मा और नेहा अग्रवाल। मैंने उनको भी सजेस्ट किया इस रबर को उनके बैकहैंड पे लगाने का, क्योंकि पीछे प्रतिमा स्याल ने उस रबर को यूज किया और उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर मुझे उसके यूज करने में कोई कठिनाई या लगाने में नहीं हुई। पर जनरली अदर कोचेज उसको लाइक नहीं करते थे, क्योंकि उसके बारे में एक ये धारणा बनी हुई थी कि आप उससे बहुत अच्छा नहीं खेल सकते। पर जब इन दोनों लड़कियों ने नेशनल में फाइनल चैंपियनशिप खेली और नेहा ने उसमें नेशनल चैंपियन बनी कैडेट कैटेगरी के अंदर, और शिखा ने सिल्वर मेडल जीता, और इन दोनों बच्चों की जीत से रोज मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मैं रोज नए एक्सपेरिमेंट करने लगा, जिससे कि नए स्ट्रोक डेवलप कर सकूं और उन यूजिस को अपने स्टूडेंट को सिखा सकूं, जिससे वो आगे और अच्छा करें। तो इसी जीत का सिलसिला जारी रहा, और नेहा ने उसी पीरियड में काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीते। मुझे उसमें सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब पहली बार 2006 में जूनियर एशियन चैंपियनशिप जाने के लिए नेहा का सिलेक्शन हुआ, और वो जापान जब जूनियर एशियन चैंपियनशिप खेलने गई, तो वहां पर उन्होंने चाइनीज ताइपे को क्वार्टर फाइनल में हराया, और पहली बार हिस्ट्री के अंदर जूनियर टीम का, गर्ल्स जूनियर टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला, और हिस्ट्री क्रिएट हुई, और देश का उसमें नाम बहुत रोशन हुआ। तब मुझे वहां पर एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं और थोड़ा मेहनत करूं तो 2008 ओलंपिक के लिए हम नेहा को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी बीच में डिस्कशन में मुझे अपने दोस्त विवेक कोहली की सहायता से डॉक्टर न्यूबर का पता चला, जो कि जिस रबर से नेहा खेलती थी उस पीरियड में 2007 में, उसके वो मैन्युफैक्चरर भी थे और एक वेटरन वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं 3-4 बार। तो उनकी सलाह लेकर मैं नेहा को लेकर स्विट्जरलैंड गया 5 दिन के लिए, और उनसे
बहुत सारे टिप्स लिए। हमने वहां पर एवरीडे 6 to 7 आवर्स रोज ट्रेनिंग करी, और उन्होंने हमें उस रबर की जानकारियां बढ़ाई हमारी, और कुछ नए टिप्स दिए। तो और एक हमें ये भी सेटिस्फेक्शन मिला कि जिस डायरेक्शन में हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हुए जा रहे थे, तो 50 to 60% हमारा जो पैटर्न था हेलो वो बिल्कुल ठीक था, और 40 हाँ 30 to 40% हमें न्यू चीजों की जानकारी मिली। उसी का फल है कि बीजिंग ओलंपिक में खेलने के लिए नेहा का सिलेक्शन हुआ, और वो बीजिंग ओलंपिक खेली। बट वहां से आने के बाद काफी सारे प्लेयर और कोचेस का इंटरनेशनल लेवल पे ये कहना था कि इसका इंटरनेशनल लेवल पे जो वुमेन सेक्टर में बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप अटैक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो आपको इन चीजों से आपको प्लेन रबर ट्राई करनी चाहिए, आपकी अभी एज बहुत कम है। तो नेहा का बीच से मेरा काफी लंबा डिस्कशन हुआ, तो जब हम दोनों ने काफी डिस्कस किया तो हम लोग इस नतीजे पहुंचे कि ठीक है, आप एक बार उसको बैकहैंड के ऊपर प्लेन रबर भी ट्राई करके देखो। तो एक पूरा सीजन नेहा ने ऑफिशियली 1 साल एक नेशनल चैंपियनशिप बीच में प्लेन रबर से खेली। वो ठीक खेली, पर उसकी परफॉर्मेंस लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस जिस चीज को वो एक्सपेक्ट करती थी। फिर बाद में जब उसकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत हाई नहीं रहा, तो मैंने उससे वापस लॉन्ग पिंपल रबर को दोबारा ट्राई करने के लिए बोला, क्योंकि उस पीरियड में मैं कुछ और नए वेपन डेवलप कर चुका था कि बॉल को शॉर्ट रखना है, फोरहैंड के पे जब बॉल आती है तो उसको चेंज करके प्लेन रबर की जगह फोरहैंड से लॉन्ग पिंपल से आप फ्लिक कर सकते हो। तो वो नए जो स्ट्रोक मैंने डेवलप किए, उससे नेहा ने खेलना शुरू किया, और उसके बाद उसने इचियन एशियन गेम्स खेला, और कॉमनवेल्थ जो दिल्ली में चैंपियनशिप हुई थी उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। Sandeep, I will. Hello, Sandeep. Can you hear me? हाँ जी भैया। I will. There are some people who would like to also have this same thing in English. So just give me a minute or two. I'll just put the whatever you have said till now in English, so they can also follow. ओके। Okay? And then once I give you a signal, you can start again in whatever comfortable. Wherever you can use English word, it will be nice for the speakers as well. Okay, participants. We would always be wanting the speaker to be comfortable in the language he is. So we should respect that one. What up till now Sandeep has covered is that his one important point is made is the history of how when the long people came to world's light. And we should, all Indians should be very happy that it was actually in India, Calcutta World Championship, that first time, a secret weapon, that is what it was called that time by the Chinese. And it was used only in the finals. The entire tournament, they never made him play. They had got him prepared so well. And Yugoslavia was one of the strongest teams in men, which has the capability of beating the Chinese. And Chinese had come with the secret weapon. And this player won both the matches, and he, in fact, won 3-0 very easily. That was first. For India, there was one player by the name Sanjeev Kapoor who had gone to Japan for training, and under Ogi Mora, who was a former world champion and ITTF president, and under his guidance, he learned the art of using this long pimple near the table. Till then, most of the time, long pimple were used for defensive players or players playing away the tables. And Sanjeev Kapoor from UP, when he came back from Japan, he really made a lot of waves at the national level. And that is the time when in India also people started realizing what a long pimple is, or funny rubber, or magic rubber as it's called, because the ball would behave funnily and unpredictably compared to the normal rubbers. Then he had explained to you what is a funny rubber, what are the long pimple and the characteristic of long pimple and short pimple. Short pimple, as the name suggests, is short in height and little more stable, and his variations are more predictable. Long pimple are long, thin, and they absorb the spin that has been given, and then they reverse the spin. So the effect is reversed, and is very well explained by Sandeep, that if you put a back spin, then the return is a forward spin, and if you put a forward spin, the return is normally the back spin. The amount varies from player to player and how well he can use the rubber. However, not everybody can use this rubber, and is not advisable, because you need lot of consistency, much harder work than normal player rubber, because you have to master both the rubbers who are absolutely opposite in nature. That is one. And for that you need to put a lot of hard work, plus you have to learn a lot of variation, because
The more major disadvantage of a long pimple is that the return can be more predictable. Or convince a player to use this rubber that he has explained through his own experience with his academy. It took him about 2 months for him to implement on the player. And once it was implemented, and it came with a very big surprise to the opponents, and she played well, the confidence of both the coach and the player increased. And later on, this gave him the more confidence to use it on those players. And then he tried the same experiment on Neha Agarwal, an Olympic. And Neha Agarwal showed fantastic results both at national and international level, and that actually was impetuous. And of course, he went on trying out new things. So this is one thing that coaches should remember, that if you want to be relevant, you need to try out new things. You have to experiment. You have to try it out before you put. Even the Chinese proved it, that they came with a secret weapon, and that proved very well. Sometimes it may not work, but if you prepare well and work hard, the results will definitely come in your way. And then he also made effort to go to Switzerland to learn the intricacies of this rubber from the manufacturers, and that helped him and gave him a new insight. That's what he has said till now. And now back to Sandeep. Thank you. हेलो तो इसी बीच में मनिका ने भी खेलना शुरू कर दिया था, and Manika starting very well to use this rubber on the backhand side, and we developed some new stroke during this period. उस पीरियड के अंदर मनिका ने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारे मेडल जीते, और उस पीरियड में मनिका ने एक चिली ओपन के अंदर वर्ल्ड की टॉप 10 में प्लेयर है इशिगावा जापान की, जो ओलंपिक में मेडलिस्ट भी हुई है रियो के अंदर, उसको हराया। तो उसको जब मनिका ने चिली ओपन में हराया तो हमें काफी मोटिवेशन मिला कि अब हम वुमेन सेक्टर में भी इंटरनेशनल लेवल के जो टॉप प्लेयर हैं उनको पकड़ सकते हैं। और जो हमने कुछ नए स्ट्रोक्स डेवलप किए कि रबर से बॉल को शॉर्ट रखना, बॉल को फ्लिक कर देना, ये स्ट्रोकों ने जो वुमेन सेक्टर के प्लेयर हैं काफी प्रॉब्लम क्रिएट की, और हमने मेहनत करके रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, पर हमारा वहां पे परफॉर्मेंस लेवल सेटिस्फैक्टरी रहा। तो वहां पर मेरा काफी सारा डिस्कशन मिस्टर धनराज चौधरी जी से हुआ, जो कि वहां पर ओलंपिक के ज्यूरी मेंबर थे और रियो ओलंपिक में आए हुए थे, कि भाई हमें अब इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने के लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, और इस रबर के द्वारा कुछ नए स्ट्रोक ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि वुमेन्स के टॉप प्लेयर वर्ल्ड के को भी प्रॉब्लम हो और हम उनको बीट कर सके। तो उस मंथन के साथ मैं वापस आ रहा था और मैंने काफी नए स्ट्रोकों के बारे में सोचा कि जिसको हमें ट्राई करके मनिका को सिखाना होगा, क्योंकि मनिका बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड प्लेयर रही है। 2016 और 2018 का पीरियड था, हम नए स्ट्रोक डेवलप कर रहे थे जो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए थे। तो कॉमनवेल्थ से पहले 2017 में पहली बार 5 साल के टेन्योर में मनिका की रैंकिंग टॉप 8 से बाहर भी हुई थी। तो उस पीरियड में हमें हमारे जो सेक्रेटरी जनरल ने श्री MP सिंह जी, उनसे सहयोग मिला ज्यादा हार्ड वर्क करने का और फ्री हैंड प्रैक्टिस करने का, जिसका नतीजा है कि हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उससे पहले बहुत मेहनत करी और जो प्लेन रबर का काउंटर स्ट्रोक है उसको डेवलप किया कि हम बॉल को बैकहैंड से बैक स्पिन करें, और जब बैकहैंड से बैक स्पिन करेंगे तो प्लेयर उसको हैवी स्पिन टॉप स्पिन से लिफ्ट करेगा, तो हम उस बॉल बैट को चेंज करके फ्लिप करके काउंटर अटैक करें, क्योंकि प्रीवियसली हम उसको वापस पहले ऑड रबर से या लॉन्ग पिंपल से ही ब्लॉक करते थे, वापस सेम ही जाता था, जिसको प्लेयर को खेलना और अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता था। तो हमने एक काउंटर स्ट्रोक बैट को फ्लिप करके काउंटर अटैक में कन्वर्ट करने की एक स्ट्रोक डेवलप की, जो कि बहुत यूजफुल हुआ। उसके दोनों स्ट्रोक, कभी स्लो कभी फास्ट बॉल से अपोनेंट को खेलने में बहुत दिक्कत हुई। उसी का फल है कि आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ के अंदर मनिका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आप सभी जैसे जानते होंगे कि कॉमनवेल्थ हमारे टोटल 8 मेडल आए और गर्ल्स सेक्टर में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल मनिका ने जीता, जो कि हिस्ट्री क्रिएट हुई और जिसकी वजह से वो गोल्डन गर्ल बनी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा उसी पीरियड में 3-4 महीने बाद ही एशियन गेम्स था। हमने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और मेहनत करी,
और हिस्ट्री क्रिएट करते हुए हमने मिक्स डबल्स के अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और नेशनल जो वर्ल्ड चैंपियन पेयर था उस टाइम का नॉर्थ कोरिया का, उसको शरद कमल और मनिका ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में हराया। और मनिका ने शरद कमल का बहुत अच्छा साथ देते हुए कई बार, जो उनका टॉप प्लेयर था, रबर के शॉर्ट और लॉन्ग पिंपल के वेरिएशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी, जिससे वो मैच हमारी विन में कन्वर्ट हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कोचेस को ये भ्रांति और ये चीजें होती हैं कि हम इससे आगे नहीं जा सकते या प्लेयर इससे आगे नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम उससे नए स्ट्रोक या नई चीजों से डेवलप करके कहीं भी किसी भी लेवल के प्लेयर को हरा सकते हैं। तो मेरा सभी कोचेस से आग्रह है कि उनको कभी भी किसी तरह की कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो वो मेरे से बात कर सकते हैं, और आज मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इसमें मेरी मदद की। मैं कमलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे से कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस और आंसर कर सकते हैं। Sandeep, you covered very important points. Just wanted to know, you just now mentioned that there is a myth in most of the people's mind that if you play with odd rubbers, you can only perform well at earlier level, cadet, sub-junior, because at that level, most of the opponents don't know how to play with that kind of rubber. Would you like to shed something on that particular point, little more in detail? हाँ कमलेश जी, उसमें ऐसा है कि सब लोगों को ये रहता है कि आप लॉन्ग पिंपल से स्पीड से नहीं खेल सकते, तो उनको उस रबर से फ्लिक करना नहीं आता, और जब फ्लिक करना नहीं आता तो आप सिर्फ बॉल को पुश या ब्लॉक ही कर पाते थे प्रीवियसली 2 स्ट्रोकों से। जब ये 2 स्ट्रोक्स थे तो एक लिमिट थी, रेस्ट्रिक्शंस था कि आप रबर से जब बॉल ट्रेजेक्टरी चेंज होती है उसी से फंसा पाते थे, उसी से उनको प्रॉब्लम होती थी। पर जब प्लेयर उस चीजों को अपोनेंट आपका अंडरस्टैंड कर लेता था तो फिर वो उससे इजीली खेल पाता था। पर जब हमने ये रबर के प्लेन रबर से उस चीज को दूर किया कि हम बैकहैंड पे जब इस तरह की सिचुएशंस आती थी तो हमें रबर को बैट को चेंज करके फ्लिप करके प्लेन रबर से उस बॉल को काउंटर अटैक करना या बैकहैंड टॉपस्पिन मारना डेवलप किया, तो फिर वो वाली प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने लगी और प्लेयर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उसे दोनों तरफ से बॉल आने लगी, ना तो खाली स्पीड से बॉल आनी शुरू हो गई और डिसेप्टिव बॉल बैक स्पिन भी जाने लगा। That is good. Now we'll go into little bit last part. Whatever you said, I'll give the brief in English for the benefit of many people who are not very comfortable with Hindi. After he said about the spatial training in Switzerland, it was when Neha was doing, then they started preparing for Rio. After Rio, Neha came back and the performance in Rio was satisfactory, but they said that they had to improve a lot to perform at the international level. After discussing with all concerns, Neha also decided to get back to plain rubber, because as I just mentioned, that there's a myth in people's mind that there is a lot of limitation with long pimple rubber. You cannot excel beyond a certain level. So Neha had her experiment for 1 year with the inverted rubber on the backhand side, and she really worked very hard to see that it works. But somehow the result was not as expected, and after that again she reverted back after a lot of discussion back to long pimple, and after that again she started performing well. Of course, it was not automatically just by changing rubber. There's a lot of hard work, change of strategies in that 1 year. Lot of things, new things had come, where the rubbers has also become better with technology. The variation of rubbers was available. Then you could even little bit attack as a flick with those rubbers. So you have to develop those stroke, and then changing of rubbers. That means using suddenly flicking from pimple rubber. Earlier people never used to change. They used to have pimple on the backhand, so pimple they would only play with backhand. But then suddenly playing and attacking or even countering or blocking with inverted rubber, the changes the speed, which is very unpredictable and also very difficult for opponent to gauge. So with that, gave him much confidence that even at international level you could play well. And then that was the advent of the golden girl of India, Manika. Manika also started with this rubber.
And Manika's history, we all know that how well she played in the Commonwealth Games, and then she partnered with Sharad to win the first ever mixed doubles medal in the Asian Games for India, which is a highlight point for all of us. Yes, long pimple rubber selection and who could play and who could not play. That is, one thing is very difficult judgment, but you have to sometimes try, sometimes it works, sometimes it doesn't work. Please bear that in mind. Now to questions, connected that question, one is that key, normally a player starts with an ordinary rubber. It goes to Yes. at what are the do's and don'ts for deciding that which player to be made to play for the coaches, basically, which player you can try with odd rubbers, because it's a huge change in technique of play as well as mentality. उसमें आप पहले प्लेयर को जब प्लेन रबर से खिलाते हैं और वो आप ये जज करते हैं कि ये प्लेयर जब आप न्यू थिंग सिखाते हैं तो क्रिएटिवली उस चीज को यूज कर सकता है। तो 1 और 2 मंथ्स आप जब उसको ऑड रबर देते हैं तो उसके बिहेवियर को चेक करते हैं कि वो उसके साथ किस तरह से कंफर्टेबली यूज करता है। तो वंस आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको डेयरिंग है और कॉन्फिडेंट है रबर के साथ वेरी करने में, चीजों को इंटेलिजेंटली यूज करने में, तो जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बच्चा प्लेन रबर और उस टेन्योर के अंदर चेंज करके प्लेन रबर से और ऑड रबर से दोनों से खेलने के लिए तैयार है, तब आपको ये मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, आप अब इस रबर के साथ उस बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो कुछ प्लेयर क्या होते हैं, शुरू में जब आप कोई एक चीज सिखाते हो तो दूसरी चीज को, न्यू थिंग्स को लर्न करने में बहुत उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो जो डेयरिंग होते हैं न्यू चीज को लर्न करके उनको एग्जीक्यूट करने में, आपको उनके साथ ये चीज जानना चाहिए। That was nice, Sandeep. There are many questions coming up. Basically, there are a lot of questions related to the equipment, selection of the equipment. Some people have asked that which are the best long pimple rubber, where you can get them. Some people even asked, can we get customized pimple rubber? So can you shed some light on that, which are the prevailing best long pimple rubbers, and whether they should be with OX? And if before selling OX, please also explain what is OX. ग्रास की OX रबर होती है जिसमें स्पॉन्ज 3 वेरिएशंस आते हैं, 0.5, 1, 1.5 जो स्पॉन्ज की थिकनेस होती है, और OX रबर होती है जो विदाउट स्पॉन्ज होती है। तो ये रबर्स में जब स्पॉन्ज होता है वो थोड़ा सा लिटिल बिट, जितना थिकनेस उसकी स्पॉन्ज की बढ़ती जाती है उतना ही वो रबर फास्ट होता जाता है। तो उससे आपको फ्लिक करने में तो बेनिफिट आता है, पर ब्लॉक करने में उतना ही डिफिकल्टी होता है, क्योंकि अगर स्पॉन्ज रबर में होगा तो वो बैट से लगने के बाद ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस कंपैरेटिवली उससे दोनों के कुछ एडवांटेज होते हैं। तो उससे फ्लिक करना बेनिफिट होता है, तो उसका एज वेल एज उससे ब्लॉक करना पुअर हो जाता है। बट जिससे ब्लॉक करना बेटर होता है तो उससे फ्लिक करना, क्योंकि उसमें स्पॉन्ज पतला होता जाता है या नहीं होता, तो आपको अपने हैंड की ताकत से उसको लिफ्ट कर सकते हैं। And what are the generally when you decide about the ply, what kind of ply should be advised for long pimple players? उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड प्लाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग पिंपल रबर में जब बहुत ज्यादा हार्ड प्लाई आप यूज करेंगे तो उससे थ्रो होने में उस रबर के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से कम हो जाते हैं। क्योंकि आप जो ब्लॉक, शॉर्ट ब्लॉक फर्स्ट कोर्ट में रखना चाहें नियर टू द नेट, और उसको और ज्यादा बैक स्पिन करना चाहे जिससे कि डिफिकल्टी हो प्लेयर को, तो वो बॉल कभी भी फर्स्ट कोर्ट में या सेकंड कोर्ट में नहीं जाता ब्लॉक होने के बाद। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि वो मीडियम लेवल की कोर को यूज करे, या कार्बन की जगह ZLC की जगह ZLF फाइबर को यूज करें, उसमें वो रबर ज्यादा इफेक्टिव रहती है। Up till now, we always believed that long pimple किसको खेलना है तो choppers को. That the choppers are the ones who were started using in the earlier side. Over a period of time, the near the table, and especially in India, we have seen in the women's segment, all are using near the table. So what is the difference between the long pimple to be used near the table and away the table? आप ये देखते हैं कि नियर द टेबल खेलने में बॉल के जो सडन चेंजेस आते हैं तो अपोनेंट को भी बहुत कम टाइम मिलता है उसके जो वेरिएशन है उसको अंडरस्टैंड करना और उसके ऊपर रिएक्ट करना। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि आप नियर द टेबल जब उस रबर को यूज करते हैं तो अपोनेंट को उसकी बैक स्पिन और फ्लिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है।
Okay. What is अगर आपको किसी प्लेयर को लॉन्ग पिंपल के लिए कहना है वो खेल रहा है, तो व्हाट इज द थिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर एग्जांपल कि वो बैकएंड में डालना है या फॉरएंड में डालना है? अब फर्स्ट फॉरएंड में लॉन्ग पिंपल खेलने वाले बहुत कम है, बट जब आप डिसाइड करते हैं कि ये प्लेयर को डालना है, तो क्या आपके माइंड में बेसिकली होता है कि क्यों डालना है उसको, तो कैसे कन्विंस करते हो? देखिए, हर प्लेयर्स की एक लिमिटेशन और कुछ उसमें बेटर क्वालिटी दोनों चीजें होती हैं। तो जिस प्लेयर का फोरहैंड बहुत अच्छा होता है और बैकहैंड से वो पावरफुल हिट नहीं कर पाता दोनों एंड से, तो उसको अगर आप लॉन्ग पिंपल रबर लगाते हैं तो उसका बेनिफिट लेके, उसके वेरिएशन को सीख के, वो उस बॉल को फोरहैंड से कन्वर्ट करके फिनिश बेटर कर सकता है और डिफरेंट वेरिएशंस प्रोवाइड करता है कि ऑड रबर जब बॉल को फ्लिक करता है और प्लेन रबर फ्लिक करता है तो दोनों की ट्रेजेक्टरी डिफरेंटली मूव करती है रिसीविंग के टाइम पे या सर्विस को रिसीव करने के टाइम पे। तो उस बॉल के एडवांटेज को पावरफुल फोरहैंड से वो पॉइंट्स को बेटर अर्न कर सकता है। और एक देखा है कि इंडिया में खास करके ज्यादातर वुमेन प्लेयर्स में लॉन्ग पिंपल से खेलते हैं, मेन में बहुत कम है, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि आप ज्यादातर देखते हैं कि जो मेन प्लेयरों की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, और जब प्लेयर नियर टू द टेबल खेलता है लॉन्ग पेपर से तो उसको रिटार्डेशन रूल की वजह से जब पावर से बॉल रखता है तो उसको बहुत ज्यादा पावर बॉल को ऑन द टेबल कंट्रोल करना मुश्किल है। पर उसको आपने अगर देखा होगा कि हमारे एक प्लेयर है सुष्मित श्रीराम, उसने काफी हद तक लॉन्ग पिंपल रबर नहीं है पर वो भी सेम ही कैरेक्टरिस्टिक की है डॉक्टर न्यूबर की इन्वर्टेड रबर, और सेम ही बिहेव करती है, वो उससे ऑन द टेबल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने अभी जस्ट बताया कि वो लॉन्ग पिंपल से नहीं खेलते हैं, लेकिन वो इन्वर्टेड रबर, तो का आप वो लॉन्ग पिंपल और इन्वर्टेड रबर के बारे में कुछ कह सकते हो? हाँ, लॉन्ग पिंपल रबर और जो इन्वर्टेड रबर है वो एंटी स्पिन की तरह है कि रबर की स्पिन को एंटी करती है और सेम ही बिहेवियर है उसका भी। तो जो जिनको पिंपल की सॉफ्टनेस से खेलने में प्रॉब्लम है वो डॉक्टर न्यूबर की इस एंटी स्पिन रबर से खेल सकते हैं, दोनों का बिहेवियर सेम है। Can you shed some light on some drills which the coaches can implement to master or to help their students to become better user of long pimples? आप उसके लिए जैसे बैकहैंड से प्रैक्टिस करते हैं तो बैकहैंड जब कंटिन्यूएशन में खेलते हैं तो उसके बाद आप लॉन्ग पिंपल रबर को यूज करेंगे तो बॉल वो बैक स्पिन में कन्वर्ट होके जाएगा। तो जब सामने वाला उसको टॉस पिन मारेगा तो फिर आप स्विच ओवर करके बैकहैंड से प्लेन रबर से उसे काउंटर अटैक करके ड्रिल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही जब आप बैकहैंड से कंटिन्यूस लॉन्ग पिंपल रबर से प्रैक्टिस करते हैं तो सामने वाला जब टॉस पिन मारता है कंटिन्यूस टॉस पिन मारेगा तो आप लगातार उसको ब्लॉक करके डेवलप कर सकते हैं। और अगर वो जब चॉप करेगा, एक टॉस पिन एक चॉप की ड्रिल बनाएंगे तो टॉस पिन बॉल को ब्लॉक करने के बाद वो चॉप करेगा अपोनेंट, और फिर आप उसको जब वापस ऑड रबर से या लॉन्ग पिंपल से चॉप करेंगे तो वो टॉस पिन में कन्वर्ट होकर जाएगा। तो ये दोनों तीन ड्रिलों को जब आप कंटिन्यूस खेलेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा इसकी मास्टरी करने के बाद। You also mentioned that initially all the long people will be long balls, so people were getting used to because the length of the ball returns were very common or same. And then you develop this particular thing of using the technique to put short ball with long people. So can you elaborate a little bit how that can be done and how can the coach tell that to the players? जनरली क्या होता है जब आप टॉस पिन मारते हैं तो बैक स्पिन में कन्वर्ट करते हैं तो रिटार्डेशन की वजह से बैट से वो बॉल लॉन्ग ब्लॉक होके जाता था, तो जो दोबारा उसको डिफेंसर की तरह टॉस पिन मारना बहुत इजी होता था। तो हमने उसको डेवलप किया कि बैट को जब ब्लॉक करेंगे तो वर्टिकली जब आप अगर मेरा हाथ देखेंगे तो उसको बैक की तरफ पुश करते हैं, तो एब्जॉर्ब करते हुए सक्शन स्टमक में लाएंगे आप तो वो बॉल फर्स्ट कोर्ट में जाएगा। तो बहुत डिफिकल्टी होती थी कि प्लेयर 4 फुट पीछे से जब टॉस में मारता है और वो सडनली उसकी वो बॉल कन्वर्ट होके नियर टू द नेट चला जाए, जो इसको खेलना बहुत मुश्किल होता था। और नेक्स्ट बॉल जब वो उसको उठा कर देगा तो हम उसको प्लेन रबर से कन्वर्ट करके काउंटर अटैक करें। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विच बॉल इज कमिंग कट और विच बॉल इज कमिंग काउंटर अटैक। And other question is, since there are a lot of players playing with this long rubber, so obviously especially in the girls and the women's side, we have seen a lot of anti players playing against each other.
So what is your strategy when you play against anti to anti or long pimple to long pimple, long pimple to anti? देखिए जब दोनों ही प्लेयर उसमें खेलते हैं तो वो बॉल फ्लोट होता है। जब हम डीप बॉल देते हैं तो उसको हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं टॉस स्पिन में, पर सामने से भी फ्लोट बॉल आ रहा है, आप भी फ्लोट को फ्लोट ही खेल रहे हैं, तो उस टाइम उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको उस बॉल को खेलने के लिए कोर का इस्तेमाल करना होता है और उसको रोकना पड़ता है, तब उससे आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। What are the services that you should avoid when you're playing against long pimple one, and how to attack against a block that has come? You've done one toss spin. The second toss spin is where majority players make a lot of errors. So these two questions I'm combining together because this is one of the last. Can you ask again? Yeah, I'll break it up into first question. When the return comes, when you have toss spin, the return comes with long pimple or anti. It comes with a lot of backspin. So we have seen that many of these players failed on the second ball attack. If you want to attack that particular ball, what should be the do's and don'ts? जब आप ब्लॉक करते हैं तो आपको बैक स्पिन मिलता है, जिसको मारने के लिए आपको ओवर लिफ्ट करना पड़ता है या हैवी स्पिन के साथ खेलना पड़ता है। समटाइम्स द बॉल इज कमिंग शॉर्ट, तब आप उसको डीप चॉप में रिटर्न कर सकते हैं। And what are the services that you should avoid because the impact comes back to you while you play long pimple? डीप कट बॉल को रिटर्न करने में, क्योंकि ये सर्विस को रिटर्न टॉप स्पिन में करती है, तो डीप कट सर्विस को आपको थोड़ा लिटिल बिट अवॉइड करना चाहिए। फ्लोट बॉल के ऊपर रिटर्न आपको थोड़ा सा एज कंपेयर बैक स्पिन वीक मिलता है। What is the difference between the Dr. Neuber rubber which is thicker and the Tibar grass which is thinner? What is thickness से क्या फर्क पड़ता है? थिकनेस से उसकी स्पीड के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी मास्टरी करने की जरूरत पड़ती है, और कोई खास डिफरेंस नहीं है कि वो थोड़ा सा रबर फास्ट रिएक्ट करता है और ग्रास वो थोड़ा सा स्लो रहता है। Yes, that are wonderful guidance that you have given. But for all the people, just one thing remember, which Sandeep has very specifically brought out, that key playing with long pimple in the initial stage, it might get you a lot of advantage. But as you grow, lot of hard work and variation is required. A lot of new things trying, because surprise is one of the biggest element as far as using of this long pimple anti or this magic or funny rubber as we call. So surprise element is one element that you have to keep on changing. You cannot have the same surprise again and again. It doesn't remain a surprise, and that is one thing. Plus, to master this particular skill, because the techniques are entirely opposite, because you use one side plain rubber, so you have to ensure that you know how to play with the plain rubber as well. But mastering this, where the strokes, the actions, the use, etc., absolutely opposite to what we are using. Hence, it requires more efforts than a normal player. So it may be a magic rubber, but the magic word to succeed with them is consistency and surprise element. Am I right, Sandeep? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमलेश जी। Yes, and one more time, thank you everyone once again for joining this wonderful session. Thank you, Sandeep, for sparing your time, knowledge, and experience with us. I am sure these coaches will have something to take back and implement them, and also get better results for themselves and their players as well. Once again, thanks to Sports Authority of India and Table Tennis Federation of India for making these efforts, and the entire technological team, which is actually making it possible for us to be with each other on this platform. And one reminder to all of y'all, sports science is a very important aspect. And here you can read this, and every day 5 to 6 there is a expert coming on, which will speak on physical fitness, nutrition, psychological impact. I saw many of the questions that most of the times I get on the chat are all these pertaining to a lot of mental training and what happens when I'm at this situation. I am sure the coaches, this is the golden opportunity. Please attend this session every day. It is at 5 to 6, and it's been again brought to you by Sports Authority of India and all the experts in the particular field. I am very, very confident that it will benefit you. Yeah, and I will just also announce because this little screen is little
not very clear, Biswajit. The webinar ID for this particular sports science session every day from 5 p.m. to 6 p.m. except Sunday is 854-8627-7967. I'll again repeat for the convenience of everybody, so you can write. If it, now it's very clear. I think it's very clear on the screen, so you can write, but still I'll repeat again. 854-8627-7967. Do join and hope, and we again meet tomorrow, same time at 12 noon for our session on table tennis. And our speaker tomorrow is going to be Brett Clark, who is an Olympian represent and a champion of Australia, and now our foreign coach for the Indian teams. So please do join, and his topic will also be put up for all to see. And he's going to speak on advancing Indian table tennis through coach education, and it's going to be very pertinent topic. So please do join. Once again, thank you. Have a good day. Stay safe. Stay healthy. Thank you, sir. Thank you, Kamlesh sir. And thank you, Sandeep sir.